नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण में बात करने के पहले हम ये जान लेते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण मतलब पर्यावरण में कुछ ऐसे अवांछनीय पदार्थों के शामिल हो जाने से जिससे जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पर्यावरण प्रदूषण कहेंगे। पर्यावरण में कुछ अवांछनीय पदार्थों के शामिल हो जाने से जिससे जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न हो जाता है, तो उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण को हम चार भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे वायु प्रदूषण, दूसरा पढ़ेंगे जल प्रदूषण, तीसरा पढ़ेंगे मृदा प्रदूषण और चौथा पढ़ेंगे ध्वनि प्रदूषण। तो इन चार प्रदूषण को हमको मुख्य रूप से पढ़ना है। तो शुरू करेंगे हम लोग सबसे पहले वायु प्रदूषण के बारे में। तो वायु प्रदूषण क्या है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। देखिए, वायु प्रदूषण मतलब वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात में जब परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के अनुपात में जब परिवर्तन हो जाता है, तो उसे हम वायु प्रदूषण कहते हैं। देखिए, कौन कौन से गैसेज हैं उसके बारे में देखते हैं। वायु प्रदूषण, वायुमंडल में कौन कौन से गैस विद्यमान होते हैं, उनका क्या क्या अनुपात है। देखिए, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होता है। नाइट्रोजन लगभग 78.08 के आसपास इतना परसेंट होता है। ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन लगभग 21% के आसपास। आर्गन होता है 0.93% के आसपास। कार्बन डाइऑक्साइड होता है 0.03 के आसपास। अब यदि इस अनुपात में बदलाव हो जाता है, नाइट्रोजन कम हो जाता है या ऑक्सीजन कम हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, आर्गन बढ़ोतरी हो जाती है, तो वो जो स्थिति होगी वो वायु प्रदूषण की स्थिति कही जाएगी। इसके साथ साथ और भी गैसेस हैं, हाइड्रोजन है, ओजोन है, नियॉन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है। ये और जो गैसेस होते हैं उनका जो अनुपात होता है 1% से भी कम होता है। और कौन कौन से गैसेस है? हाइड्रोजन, ओजोन, नियॉन, हीलियम और क्रिप्टॉन। तो ये और गैसेस हैं। अब देखिए, जो वायु प्रदूषण होता है उसमें जो गैसेस पाई जाती हैं, ये जो गैसेस हैं उनके अनुपात में परिवर्तन तो होता है, लेकिन क्यों होता है? तो वो इन गैसेस के वजह से होता है। तो ये जो गैसेस है कहां से निकलती हैं, उनका क्या क्या स्रोत है, ये मैंने यहाँ पे लिख के रखा है ताकि उसको मैं बोलूं तो आपको ज्यादा परेशानी ना हो नोट करने के लिए। यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है वन अग्नि, जब जंगल में आग लगती है तो वहां से क्या गैस निकलता है? तो वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको ध्यान रखना है। देखिए, ज्वालामुखी उद्गार, जब ज्वालामुखी फटता है तो वहां से क्या निकलता है? सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड निकलता है। जीवाश्म ईंधन, जब पेट्रोल, डीजल, कोयला अगर जलता है तो वहां से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए, वायुयान से निकलता है, यहां मैंने लिखा नहीं है, वायुयान से निकलता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको भी ध्यान रखेंगे। जुगाली करने वाले पशु और आर्द्रभूमि से, यानी कि नम भूमि से, वेटलैंड से निकलता है मीथेन, जहां से हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है घुटन टाइप का होता हो। वो जो जैसे आर्द्रभूमि के पास जाएंगे देखेंगे तो वहां पर थोड़ा सा घुटन महसूस होता है, वो मीथेन गैस कारण होता है। कपड़ों का विरंजन से निकलता है क्लोरीन। तो ये कुछ चीजें हैं, ये कुछ स्रोत हैं, इनको आप नोट कर लीजिएगा, अक्सर एग्जाम में इन चीजों को पूछा जाता है। अब देखते हैं हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में, उसके बारे में कुछ जानते हैं थोड़ा सा। देखिए दोस्तों, बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है ये कार्बन मोनोऑक्साइड, वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। यह 50% वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह ऑक्सीजन से 300 गुना ज्यादा क्रियाशील होता है। 300 गुना ज्यादा क्रियाशील होता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन के साथ जल्दी क्रिया कर लेता है हीमोग्लोबिन, और हमारा जो दम घुटने लगता है, हमारा दम घुटने लगता है, सांस लेने में परेशानी शुरू हो जाती है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वह वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार है। 50% इसी का योगदान होता है।
और यह ऑक्सीजन से ज्यादा 300 गुना ज्यादा अधिक क्रियाशील होने के कारण हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेता है और हमारा दम घुटने लगता है। इसलिए इस गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं। दम घोटू गैस इसी का नाम है, किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड का। इसको आप ध्यान रखिए। देखें, कार्बन मोनोऑक्साइड कहां से निकलता है? तो जीवाश्म ईंधनों से ज्यादा प्राप्त किया जाता है। जीवाश्म ईंधन जब जलते हैं, डीजल, पेट्रोल, कोयला वगैरह, तो वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। और साथ ही कई बार सिगरेट के धुएं से भी हम इसको जान सकते हैं। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड का है, ध्यान रखेंगे। दम घोटू गैस जो कहा जाता है। दूसरा जो सर्वाधिक योगदान होता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड का। देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। देखिए, दूसरा योगदान होता है सल्फर डाइऑक्साइड। 20% योगदान सल्फर डाइऑक्साइड का होता है। सल्फर डाइऑक्साइड, इसका योगदान होता है वायु प्रदूषण में लगभग 20% का। सल्फर डाइऑक्साइड क्या कराता है? अम्लीय वर्षा भी कराता है। अम्लीय, इसके बारे में मैंने पर्यावरण संबंधी जो समस्याएं हैं उसमें पढ़ाया भी था। सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब जो अम्ल होता है वर्षा के साथ मिल जाता है तो फिर वह वर्षा जो होती है अम्लीय वर्षा बन जाती है। तो ये इसके लिए भी उत्तरदायी है कौन? सल्फर डाइऑक्साइड। तो पहला याद रखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड। क्वेश्चन में पूछेगा आपको कि वायु प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त गैस कौन सा है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड है और दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वायु प्रदूषण के प्रभाव के बारे में। इसका क्या प्रभाव होता है कि थोड़ा सा 1981 का अधिनियम भी देख लेंगे। वायु प्रदूषण का प्रभाव, तो देखिए, पहला, जब वायु में धूल कण मिल जाते हैं, धूल के कण यदि उपस्थित हो या मिल जाए तो क्या होता है? हमें सांस लेने में परेशानी होती है, श्वास की बीमारी हो सकती है, श्वास की बीमारी हो सकती है। दूसरा, आंखें जलने लगती हैं, आंखें जलने लगती हैं। ध्यान रखेंगे, श्वास की बीमारी हो सकती है, आंखें जलने लगती है, या यूं कहें कि हमें अस्थमा हो सकता है, अस्थमा। ये पहला प्रभाव का ध्यान रखेंगे। कौन कौन सा? कि धूल के कण यदि मिल जाए तो क्या क्या होता है? श्वास की बीमारी हो सकती है, आंखें जलने लगती है, या हमें अस्थमा हो सकता है। दूसरा, यदि वायुमंडलीय गैस में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, इसकी मात्रा यदि बढ़ जाती है तो फिर हमें क्या हो सकती है कि सिर दर्द होना शुरू हो जाता है। सिर दर्द हो जाएगा, सिर दर्द होना शुरू हो जाएगा। साथ ही में चर्म विकार संबंधी समस्याएं सामने आती हैं, चर्म विकार। अब तीसरा होता है, देखिए, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जानते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन जब बढ़ता है तो ये शुरू हो जाता है ओजोन परत को छिद्र करना शुरू कर देता है। ओजोन परत में छिद्र करना शुरू करता है, और इसके कारण से क्या हो सकता है? जब ओजोन परत में छिद्र होता है तो जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती तक पहुंच सकती हैं और फिर हमें स्किन कैंसर तक हो सकता है। तो ये इसके प्रभाव रहे हैं। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं 1981 के वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम 1981, इसमें थोड़ा सा चीज आपको जानना है बस। या फिर आप ये ध्यान रखिए कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे? छोटे मोटे प्रावधानों को याद रख लीजिएगा कि इसमें एक नियंत्रण बोर्ड, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान किया गया है, यानी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की जाएगी। दूसरा, वायु प्रदूषण रोकथाम, वायु प्रदूषण रोकथाम, या यूं कहें कि गुणवत्ता, वायु प्रदूषण की गुणवत्ता, वायु की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। और तीसरा, वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया है। वायु प्रदूषण के रोकथाम एवं नियंत्रण का प्रावधान किया गया। तीन प्रावधान को आपको ज्यादातर याद रखना है। शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं इसको क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है कि वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम कब आया था? तो 1981 में आया था। इसमें क्या क्या बोला गया है? तो शॉर्ट में इसमें प्रदूषण निवारण के लिए नियंत्रण बोर्ड की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। दूसरा, वायु की गुणवत्ता बनाए रखने का प्रावधान किया गया है। और तीसरा,
प्रदूषण को रोकने के लिए रोकथाम और नियंत्रण हेतु कुछ उपाय सुझाए गए हैं। उन चीजों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए एक बार हम शॉर्ट में समझ लेते हैं वायु प्रदूषण से संबंधित कुछ चीजों को। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कहा जाता है? दम O2 गैस कहा जाता है। शॉर्ट में आप इस तरह से भी नोट कर सकते हैं। NO2 यानी कि ये है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, जानते हैं इन दोनों से क्या होता है? अम्ल वर्षा होता है, जिसके बारे में हम पहले पढ़ भी चुके हैं। तो जब अम्ल वर्षा होता है तो इससे हमें संबंधित क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? इससे फेफड़े से संबंधित रोग हो सकता है या इससे दृश्यता भी प्रभावित हो सकती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण क्या होता है? ओजोन परत में छिद्र हो जाता है, हमें स्किन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी या मोतियाबिंद जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो तापमान में वृद्धि करने के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस यही होता है। जानते हैं मीथेन के बारे में। देखिए मीथेन जो होता है वो हरित गृह प्रभाव के लिए 20% तक उत्तरदायी होता है मीथेन। सीसा या लेड जब बढ़ता है तो लेड के कारण क्या होता है? लेड जो होता है वो सांस के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित कर देता है, और जब इसकी विषाक्तता बढ़ जाती है लेड की तो इससे क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को लकवा भी हो सकता है, लकवा ग्रस्त भी हो सकता है। क्लोरीन जब बढ़ जाता है, क्लोरीन के कारण से क्या हो जाता है कि आंख नाक गले संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखिए ये वायु प्रदूषण के बारे में रहा था, और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं और एक ऐप भी बनाया गया 2017 में। तो उस ऐप में क्या क्या चीजें हैं उसको हम एक बार समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखते हैं वायु प्रदूषण के लिए जो प्रयास किए गए उसके संबंध में। देखिए 1992 में यूरोप में यूरो मानक लागू किया गया था। यूरोप में 2014 से यूरो 6 लागू है और भारत में भी BS 6 लागू है। BS 6 यानी BS मतलब क्या होता है? देखिए फुल फॉर्म मैंने आपको लिख दिया है, भारत स्टेज एमिशन स्टैंडर्ड, ये लागू है। और यहाँ 17 अक्टूबर सन 2014 से ही सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, इसको हम क्या बोलते हैं? सफर, SAFAR, सफर एक एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है। इसके बारे में आपको बताता हूं कि क्या होगा इसमें। तो भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। इसके बारे में देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ इंडेक्स दिए जाएंगे, इंडेक्स को मैं आपको बना के बताता हूं और ये फिर क्लियर हो जाएगा। देखते हैं। देखिए दोस्तों ये मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है AQI के लिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए, सफर के तहत बताया था मैंने अभी। तो जब वो आप एप्लीकेशन फॉलो करेंगे तो आपको जो एप्लीकेशन है वो इन चीजों के बारे में बताएगा। देखिए पार्टिकुलेट मैटर 10, पार्टिकुलर मैटर 2.5, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया गैस और लेड के बारे में। तो इन सबके बारे में बताएगा। वहां पे ये इस तरह का कुछ इंडेक्स आता है, जिस इंडेक्स को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं। यदि AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 से 50 तक आता है तो वहां पे कोई प्रदूषण नहीं है। यदि 51 से 100 तक आता है तो भी कोई प्रदूषण नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि थोड़ा सा प्रदूषण है। यदि वह इंडेक्स 101 से 150 के बीच में है तो थोड़ी परेशानी आपको हो सकती है। यदि 151 से 200 तक है तो ये एक सामान्य प्रदूषण कहा जाता है, इतना रहता ही है। इस तरह से इसको सामान्य प्रदूषण में हम कर सकते हैं। यदि वह इंडेक्स 201 से 300 के मध्य है तो ये भारी प्रदूषण है, और यदि 301 से लेकर के 350 के बीच में है तो वो खतरनाक प्रदूषण है। और 351 जो होता है वो अंतिम बिंदु होता है, जहां आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, पूरा फॉग होगा, पूरा धुआं होगा। तो ये होता है AQI। देखिए पार्टिकुलेट मैटर 10 और पार्टिकुलर मैटर 2.5, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलर मैटर 10। तो 2.5 की यदि इसकी मात्रा 60 है और 2.10 की मात्रा हम ले लेते हैं 100, ये 100 होता है। और पार्टिकुलर मैटर जो होता है 2.5, इसकी मात्रा होती है 60।
अगर ये दोनों इतनी मात्रा में है तो कोई समस्या नहीं है, वो वहां का जो वायु है वो शुद्ध है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता जाता है तो फिर वो उसके इंडेक्स में प्रभावित करता है, वायु जो होता है प्रदूषित होते जाता है। तो इस तरह से हमने बात किया है वायु प्रदूषण के बारे में, इसके सभी पहलुओं को डिस्कस कर लिया है। अब बात करते हैं हम लोग जल प्रदूषण के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में। तो जल प्रदूषण के बारे में पहले ये जान लेते हैं कि जल प्रदूषण होता क्या है। देखिए, जब ऐसे तत्व जल में उपस्थित हों जिससे जल के स्वाभाविक गुण जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाती है और यह फिर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है। जब ऐसे तत्व जल में उपस्थित हो जाएं जो जल की स्वाभाविक गुणों को परिवर्तित कर दें और वह जल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, तो इसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। कौन कौन से तत्व, जैसे कि सीसा हो गया, पारा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सभी तत्व। अब हम ये जान लेते हैं कि आखिर जल प्रदूषण के कारण क्या होते हैं। देखिए, जल प्रदूषण के कारण क्या है, तो वाहित मल है। वाहित मल में जैसे देखिए हैजा, वाहित मल यदि जल में छोड़ दिए जाते हैं तो उससे किस तरह की बीमारियां होती हैं, हैजा, पीलिया, पेचिस इत्यादि तरह के बुखार भी हो सकते हैं। देखिए, किसी कृषि बहिस्राव से क्या होता है कि यदि कृषि बहिस्राव करते हैं जल में तो उससे क्या होता है, शैवाल प्रस्फुटन होता है और जल प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, यदि कीटनाशक को जल में छोड़ दे रहे हैं, जब छिड़काव करते हैं कीटनाशक का तो वह जल में मिलता है और जल में मिलने से क्या हो जाता है कि इसमें पारा, सीसा और आर्सेनिक जैसे जो खतरनाक तत्व हैं वो जल में मिल जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तीसरा, औद्योगिक बहिस्राव या घरेलू बहिस्राव से भी जल प्रदूषित होता है। और चौथा होता है तेली प्रदूषण से। तेली प्रदूषण मतलब ये होता है कि देखिए, समुद्र में क्या होता है, हम तेल मंगवाते रहे हैं और तेल रिसाव होता हो तो समुद्र का जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। अब बात करते हैं जल प्रदूषण के बारे में आगे। देखिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम लोग रोग कारक और रोग के बारे में। यदि जल में विषाणु पाया जाता है, ये रोग कारक है, विषाणु पाया जाता है तो उससे किस तरह की बीमारी हो सकती है, पोलियो या पीलिया हो सकता है। यदि जल में जीवाणु पाया जा रहा हो तो उससे डायरिया हो सकता है। यदि जल में विब्रियो कॉलेरा पाया जा रहा हो तो उससे हैजा हो सकता है। यदि जल में एंट अमीबा हिस्टोरिका पाया जाता हो तो उससे पेचिस हो सकता है। यदि जल में कृमि पाया जाता हो तो उससे कृमि वर्म हो सकता है। इनको नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इससे भी पूछता है। आइए दोस्तों बात करते हैं जल में पाए जाने वाले जो रासायनिक अवयव हैं और उनसे होने वाले रोगों के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। देखिए, अवयव, यदि आर्सेनिक पाया जाता है तो उससे क्या हो सकता है, ब्लैक फुट बीमारी हो सकता है, रोग हो सकता है और यह क्या होता है, कैंसर का एक कारण बन सकता है। कैडमियम, यदि कैडमियम पाया जाता है तो इससे होता है इटाई नामक रोग और इससे क्या खतरा बना रहता है, किडनी के फेल होने का। पारा की मात्रा बढ़ जाती है तो इससे मिनीमा का रोग होता है जो मानव तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और किडनी को भी प्रभावित कर सकता है। यदि नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है जल में तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो सकता है जिससे बच्चे का शरीर नीला पड़ जाता है, उसके नाखून नीले हो जाते हैं। इस तरह से फ्लोराइड की यदि मात्रा बढ़ जाए तो इससे फ्लोरोसिस हो सकता है, फ्लोसिस हो सकता है और यह दांत और मुंह को प्रभावित कर सकता है। देखिए, इसके साथ हम जानते हैं, देखिए, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया गया था 1974 ईस्वी में। इसको मैंने पढ़ा भी दिया था, थोड़ा सा यहाँ डिस्कस भी करते रहा हूँ। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया गया है 1974 में। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम बनाया गया है 1974 ईस्वी में। उस तरह से ध्यान रखेंगे। देखिए, गंगा की सफाई के लिए 2-3 तरह के शुरुआत की गई है और अभी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत 13 नदियों को भी शामिल कर लिया गया। करंट अफेयर अगर हम बात करें तो देखिए, जो केंद्रीय गंगा प्राधिकरण थी उसकी स्थापना कब की गई थी, 1985 ईस्वी में। 1985 में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है, ध्यान रखेंगे। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है और इसी का नाम बदल दिया गया 1995 में। ध्यान रखेंगे, 1995 में इसका नाम बदलकर किया गया था
राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण। 1995 में इसका नाम बदला गया, नाम बदल के क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण कर दिया गया है, इसको भी ध्यान रखेंगे। और अब वर्तमान सरकार ने 2016 से चालू किया है क्या, नमामि गंगे कार्यक्रम परियोजना, नमामि गंगे परियोजना, तो ये शुरू किया है। अब इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार ने, या छत्तीसगढ़ की कुल 13 नदियों को शामिल किया गया, जिसमें महानदी और उसकी सहायक नदियां शामिल है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नमामि गंगे परियोजना में छत्तीसगढ़ के 13 नदियों को शामिल कर लिया है, जिसमें महानदी एवं उनकी सहायक नदियां शामिल हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग जल प्रदूषण में। आइए दोस्तों बात करते हैं जल की शुद्धता का मापन। तो देखिए जल की शुद्धता का मापन करने के लिए इसको हम 3 भाग में पढ़ते हैं, डीओ, बीओडी और सीओडी। तो डीओ मतलब होता है डिसॉल्व ऑक्सीजन। डिसॉल्व ऑक्सीजन मतलब ये होता है कि जल में घुले ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है उसको हम डीओ कहते हैं। जल में घुले ऑक्सीजन की मात्रा को डीओ कहा जाता है। और ये पर लीटर कितना होना चाहिए, पर लीटर होना चाहिए 8 mg पर लीटर होना चाहिए। बीओडी, देखिए बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये पूछा है इसका फुल फॉर्म एसीएफ में, तो इसको ध्यान रखेंगे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो ये कितना होना चाहिए, 10 mg पर लीटर होना चाहिए। ये क्या होता है, तो जैविक प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए ऑक्सीजन की जितनी मात्रा की जरूरत पड़ती है उसको हम क्या बोलते हैं, बीओडी कहते हैं। सीओडी, देखिए सीओडी मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये होना चाहिए 20 mg पर लीटर, 20 mg पर लीटर होगा। देखिए ये क्या काम करता है, तो जल में घुले सभी पदार्थों को अपघटित करने के लिए, अपघटित करने में जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसको बोलते हैं हम लोग सीओडी। अब देखिए हम ये जानते हैं कि यदि जल में बीओडी और सीओडी की मात्रा अधिक हो जाती है, बीओडी और सीओडी की मात्रा अधिक हो जाए तो जल अशुद्ध माना जाता है, अशुद्ध हो जाता है। जब इसकी वजह से मात्रा अधिक हो तो जल अशुद्ध होता है। ध्यान रखेंगे, जब इसकी मात्रा बीओडी की मात्रा अधिक होता है तो जल प्रदूषित माना जाता है, जल प्रदूषित होता है। और यदि मात्रा कम हो तो जल स्वच्छ माना जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। बीओडी और सीओडी दोनों की मात्रा यदि जल में अधिक है, अधिक है कहने का मतलब इसमें जो 10 mg दिया गया है पर लीटर, 20 mg पर लीटर, यदि इससे ज्यादा हो रहा हो तो जल अशुद्ध होगा। यदि सिर्फ इसी की मात्रा ज्यादा हो, 10 mg से पर लीटर 10 mg से ज्यादा हो तो फिर वो प्रदूषित माना जाएगा। यदि कम हो तो फिर वो स्वच्छ माना जाएगा। तो ये जल प्रदूषण था। अब हम बात करते हैं ध्वनि प्रदूषण के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं अब हम ध्वनि प्रदूषण के बारे में। तो ध्वनि प्रदूषण, देखिए ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक हो, जो कानों को अप्रिय लगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम ध्वनि प्रदूषण कहेंगे। या यूं कह सकते हैं कि वायुमंडल में अवांछित ध्वनि की मौजूदगी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। वायुमंडल में अवांछित ध्वनि की मौजूदगी को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। जैसे कि जेट विमान की जो आवाज होती है वो एक अवांछित ध्वनि है, ध्वनि प्रदूषण कहा जा सकता है। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक पौधा आता है जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। ग्रीन मफलर, ये नाम याद रखिएगा, ग्रीन मफलर। ग्रीन मफलर क्या है, एक ऐसा पौधा है जो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ग्रीन मफलर, ऐसे ही फैक्ट के तौर पे। फिर हम देखते हैं, देखिए ध्वनि प्रदूषण के लिए कुछ हमने देखा है, ध्वनि प्रदूषण के मापक तैयार किए गए हैं, तो इसको देख लेते हैं। देखिए पहला है, यदि धीमी फुसफुसाहट हो तो उसमें कितनी ध्वनि होती है, 20 से 30 डेसिबल तक की ध्वनि होती है। सामान्य ध्वनि, सामान्य बातचीत में जो ध्वनि होती है कितनी होती है, 60 डेसिबल तक की होती है। जेट विमान में होता है 148 डेसिबल तक की। देखिए मानव
मानव की जो अधिकतम श्रवण शक्ति होती है वो होती है 80 डेसिबल तक की। और इसको पूछा भी गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। देखिए एससीएफ 2017 में इसको पूछा था कि मानव की जो अधिकतम श्रवण शक्ति होती है वो कितनी होती है, तो 80 डेसिबल तक की होती है। घरेलू वस्तुओं में जो तीव्रता होती है कितनी होती है, 30 डेसिबल तक की होती है। और WHO ने भी इसको प्रमाणित किया हुआ है। प्राणघात ध्वनि होती है, प्राणघातक ध्वनि कितनी हो सकती है, 160 से 180 डेसिबल तक हो सकती है, जिससे मानव की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस चार्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। ये ध्वनि प्रदूषण था। अब बात करते हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। आइए दोस्तों बात करते हैं मृदा प्रदूषण के बारे में। तो मृदा प्रदूषण के बारे में हम जानते हैं मृदा प्रदूषण या भूमि प्रदूषण किसे कहते हैं, जब भूमि की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में कोई अवांछनीय परिवर्तन होता हो। आई रिपीट, जब भूमि की भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक गुणों में कोई अवांछनीय परिवर्तन होता हो जिससे भूमि की उपयोगिता नष्ट होती जाती हो या कम होती जाती हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण कहते हैं। देखिए इसका कारण क्या होता है, अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा कैसे होती है जानते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे क्या होता है, भूमि प्रदूषित होते जाता है। दूसरा, उर्वरक का अत्यधिक प्रयोग करने से, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग करने से भी भूमि की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो समाप्त होती जाती है। हरित क्रांति, हरित क्रांति जब आया था तो शुरू में पैदावार बहुत देने लगा, लेकिन 1992 में 90-92 हमको जाकर समझ में आया कि हरित क्रांति क्या कर रही है, हमारे भूमि को प्रदूषित करते जा रही है, उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो समाप्त होते जा रही है। चौथा कारण है कारखानों द्वारा दूषित जल। देखिए कारखानों द्वारा जो दूषित जल होता है वो यूं ही खुले भूमि में प्रवाहित कर देने से भी भूमि प्रदूषित होती जाती है। अब हम बात करेंगे इसके प्रभाव के बारे में, मृदा प्रदूषण का प्रभाव क्या होता है। देखते हैं मृदा प्रदूषण के प्रभाव। तो देखिए मृदा प्रदूषण से क्या हो सकता है कि भूमि में यदि अवांछित या अवशिष्ट पदार्थ फैले हों तो उससे भूमि के छिद्र बंद हो जाएंगे और उसका जो उपजाऊपन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। दूसरा, मृदा प्रदूषण से वनों में कमी आती है और यदि वनों में कमी आई तो तापमान बढ़ेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तीसरा, मृदा प्रदूषण से कुछ इस तरह की बीमारियां हो सकती हैं जैसे कि पेचिश, हैजा, आंत्रशोथ। देखिए पॉलिथीन तो हमारे लिए गंभीर समस्या बनी ही हुई है। पॉलिथीन के ज्यादा उपयोग से क्या होता है, पॉलिथीन समझ लेते हैं। देखिए पॉलिथीन जो है ना, शुरू में जब बनाया गया तो इतना उपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि ये एक ऐसा चीज है जो अपनी वजन का 2000 गुना ज्यादा वजन उठा सकता है, तो इसके लिए इसकी उपयोगिता बहुत बढ़ती चली गई। लेकिन पॉलिथीन ऐसा है जो कभी नष्ट नहीं होता, तो इसके लिए क्या किया कि भारत सरकार ने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम सन 2016 बनाया हुआ है। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम 2016, इसमें बताया गया है कि इसकी जो मोटाई होगी वो कम से कम 50 माइक्रोन तक हो सकती है। तो ये मृदा प्रदूषण रहा है दोस्तों। मैंने सभी प्रदूषण को यहाँ पे डील कर दिया है। अब इसमें जो क्वेश्चन आए हुए तो भी मैंने बता दिया हुआ है, और इससे संबंधित यदि कोई आपके सुझाव हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू।